वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। आज की वीडियो में हम डाइसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड मोनोसैक्राइड्स, देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स which is aldosis and ketosis, and on the basis of number of carbon atom which is triosis, pentosis, hexosis, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। साथ एनेंटियोमर, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, एपीमर, साइक्लिक फॉर्म ऑफ मोनोसैक्राइड्स, एनोमर्स के बारे में, म्यूटर रोटेशन, फर्नोज क्या होता है, पायरोनोज क्या होता है, और मोनोसैक्राइड्स के डेरिवेटिव्स, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सभी के बारे में अच्छे से जानना है तो इन वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नोट्स के साथ, जिसमें कि और जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं कार्बोहाइड्रेट के, उसमें A to Z बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज है और उस नोट्स में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ पर वो ही समझा रही हूँ ताकि आपको नोट्स को समझने में और नोट्स को लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम डाइसैक्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कहाँ कहाँ फॉर्म होती है, कैसे डाइसैक्राइड्स बनते हैं और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है डाइसैक्राइड में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम पॉलीसैक्राइड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पॉलीसैक्राइड्स कहाँ बनता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या एग्जाम्पल है, इसके क्या क्लासिफिकेशन है, क्योंकि पॉलीसैक्राइड्स को भी आगे क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं और इनके क्या एग्जाम्पल हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको A to Z डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड के बारे में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइसैक्राइड्स के बारे में। तो डाइसैक्राइड इज द टाइप ऑफ ओलिगोसैक्राइड, यानी कि ओलिगोसैक्राइड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, डाइसैक्राइड है। डाइसैक्राइड्स क्यों बोला गया है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, डाई यानी कि टू, यानी कि एक मोनोसैक्राइड और दूसरा मोनोसैक्राइड, ये दोनों मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे डाइसैक्राइड। और इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है, यानी कि जो जिस बॉन्ड से ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो कौन से बॉन्ड से बॉन्ड अप होते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से दो मोनोसैक्राइड बॉन्ड अप होते हैं, तब जाके डाइसैक्राइड का फॉर्मेशन होता है। अब डाइसैक्राइड की एक और प्रॉपर्टी ये भी हम कह सकते हैं कि मोस्टली जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी में डाइसैक्राइड प्रेजेंट होते हैं। डाइसैक्राइड के बहुत सारे एग्जांपल जैसे लैक्टोज, मैल्टोज, सुक्रोज, तो ये हैं डाइसैक्राइड्स के एग्जांपल। अब ये कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैल्टोज कैसे बनता है। तो मैल्टोज डाइसैक्राइड है और मैंने बोला डाइसैक्राइड कैसे बनते हैं, दो मोनोसैक्राइड जब कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तब बनते हैं। तो इसमें दो मोनोसैक्राइड कौन कौन से होते हैं, दोनों ही ग्लूकोज होते हैं और अल्फा ग्लूकोज। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता है किस तरीके से बनता है, तो ये है दोनों अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर। अल्फा क्यों, मैंने पहले भी बताया, अगर OH ग्रुप हमारा एनोमेरिक कार्बन का नीचे होता है तो अल्फा, और अगर यही ऊपर होते तो बीटा ग्लूकोज होता है। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 है जहां पर फंक्शनल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये कार्बन 6। ऐसे ही इसमें ये कार्बन 1 होगा, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और यहाँ पर ये कार्बन 6, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से बनेगा, जो हमारा पहला अल्फा ग्लूकोज होता है इसमें से ये जो OH ग्रुप होता है इसका हाइड्रोजन, और जो दूसरा ग्लूकोज है हमारा इसमें से OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन ये दोनों मिक्सअप होते हैं, यानी कि इनका होता है कंडेंसेशन। और ये क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे H2O, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इस रिएक्शन में से निकल जाते हैं, यानी कि H2O बाहर निकल जाएगा। अब बचा हमारा ये वाला ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन मिलके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो ये किस तरीके से बनाएगा, यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन था ये बॉन्ड अप कर लेगा।
तो इस तरीके से हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो वाटर है हमारा, वाटर बाहर निकल जाता है। और अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, मैल्टोज का। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसके भी अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे कि ग्लूकोज है अल्फा। अब उसके बाद पहले कार्बन का OH ग्रुप था इसमें, और इस इस ग्लूकोज का 4th नंबर का जो कार्बन था इसमें था। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मेल्टोज शुगर में या मेल्टोज डाइसेक्राइड में। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। और भी इसके एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज कैसे बनता है, जब गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों बॉन्ड अप करते हैं तो बनाते हैं गैलेक्टोज। तो इसका स्ट्रक्चर के साथ कैसे समझेंगे, तो ये है हमारा गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज भी कौन सा, बीटा। बीटा क्यों, क्योंकि OH ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है। अब ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सा, OH ग्रुप नीचे है तो अल्फा ग्लूकोज। तो सेम इसमें होगा, H2O हम इसमें से बाहर निकालेंगे। तो इसमें से ये वाला H और इसमें से ये OH, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गए अलग। अब उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये के साथ मिलके बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वो जो H2O था वो बाहर निकल जाता है, यानी कि वाटर बाहर निकल जाता है। अब ये जो बॉन्ड बना है ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बना है, बीटा। ये कार्बन 1 है और यहाँ पर ये 4th कार्बन है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है किसमें, लैक्टोज में। एमसीक्यूज में ये पूछे जाते हैं कि लैक्टोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा बना हुआ है। 4 आपको ऑप्शन दे देते हैं कि अल्फा 1,4, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये चीजें याद रखनी भी बहुत जरूरी है। अब इसका अगला एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो सुक्रोज कैसे बनता है, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में कंबाइन होते हैं तो सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। इसके स्ट्रक्चर के साथ जानते हैं किस तरीके से। तो सेम इसमें होगा, H2O का एलिमिनेशन होगा। तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड, यानी तो सेम इसमें होगा, यानी कि H2O का एलिमिनेशन होगा। तो इसमें जाएंगे ये OH ग्रुप और यहाँ से ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड अप बना लेगा फ्रुक्टोज के साथ। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, और वो जो H2O था वो एलिमिनेट हो गया है। अब ये कौन सा बॉन्ड बना है, तो ये पहला कार्बन है, और ये वाला कौन सा कार्बन होगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है। तो कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। तो ये है सेकंड। तो 1 अल्फा 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है किसमें, सुक्रोज में। तो इस तरीके से हम डाइसेक्राइड में कौन कौन से सीखे हमने, सुक्रोज, मेल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों सीखे हैं। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है हमें, ऑकरेंस और बायोकेमिकल रोल ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव डाइसेक्राइड्स, यानी कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और क्या इनका रोल है, और साथ ही इनके स्ट्रक्चर के साथ। जैसे कि देखो सुक्रोज में दे रखा है, अभी हमने सुक्रोज का पढ़ा था, तो इसका स्ट्रक्चर अल्फा 1 और 2 बीटा, सेम यही पढ़ा था। अल्फा 1 किसका, ग्लूकोज का, और 2 बीटा किसका था, फ्रुक्टोज का। तो इस तरीके से अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो बहुत हेल्प भी होगी आपको स्ट्रक्चर को जानने में। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। तो पॉलीसेक्राइड्स को हम ग्लाइकन्स भी बोलते हैं। अब पॉलीसेक्राइड्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है आगे भी कि वो एज ए स्ट्रक्चर की तरह वर्क कर रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, या फिर एज ए स्टोरेज की तरह वर्क कर रहा है।
तो जो पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चरल कंपाउंड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। जैसे कि इसका फंक्शन भी दे रखा है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू सेल, ऑर्गन और मे बी ऑर्गेनिज्म। कि जैसे एग्जांपल है सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड सर्व्स एज अ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स दैट रिलीज मोनोसेक्राइड्स व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब हमें जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड रिलीज करते हैं किस फॉर्म में, मोनोसेक्राइड की फॉर्म में। तो जैसे इसका एग्जांपल है स्टार्च और ग्लाइकन। अब पॉलीसेक्राइड को इस पे भी आगे डिफरेंशिएट किया गया है कि इसमें जो मोनोमर्स हैं वो एक ही तरह के यूज किए गए हैं या फिर अलग अलग तरह के यूज किए गए हैं। जैसे कि जिसमें एक ही तरह के यूज किए गए हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स। जैसे कि इसका एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन। अब जिस पॉलीसेक्राइड में जो मोनोमर्स हैं यानी कि जो यूनिट है पॉलीसेक्राइड की वो अलग अलग तरह की प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। नाम से ही पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। एग्जांपल है ग्लाइकोज, अमीनोग्लाइकन और पेप्टिडोग्लाइकन। अब इनके क्या मोनोमर्स हैं, किस बॉन्ड से बॉन्ड अप होते हैं, तो ये सभी एक टेबल है यहाँ पर, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है म्यूरेन जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं। तो इसका मोनोमर क्या है, नैग और नैम, यानी कि ये नैग और नैम से मिलके बना हुआ है। नैग की क्या फुल फॉर्म है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, और नैम की क्या फुल फॉर्म है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, बीटा 1,4 मेन लिंकेज होती है। अब इसमें ब्रांच लिंकेज भी दिखाई है तो इसमें नहीं होती ब्रांच लिंकेज। इसी तरह से और भी पॉलीसेक्राइड्स हैं जैसे कि डेक्स्ट्रन है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, इन्यूलिन है, काइटिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। तो इनके मोनोमर्स भी दे रखे हैं, मेन लिंकेज भी दे रखे हैं, तो इनके याद रहने बहुत जरूरी हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, वो शुगर या हम बोले वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्रीली प्रेजेंट हो या तो एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आगे रिएक्ट कर सकते हैं यानी कि रिड्यूस हो सकते हैं। तो उन कंपाउंड को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होते हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। कहने का क्या मतलब है, इनके पास फ्रीली प्रेजेंट होता है या तो एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप। अब उसके बाद जितने भी डाइसेक्राइड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के, क्योंकि सुक्रोज के पास फ्रीली प्रेजेंट नहीं होता कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो सुक्रोज को छोड़ के जितने भी डाइसेक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मोनोसेक्राइड्स जितने भी होते हैं ये सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग कौन से हो गए, एक तो सुक्रोज हो गया और पॉलीसेक्राइड्स ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। हम इसको स्ट्रक्चर से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ग्लूकोज की अगर बात करें जो कि एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है, तो OH अगर ऊपर है तो ये बीटा ग्लूकोज हो जाएगा और यहाँ CH2OH। तो पहले कार्बन पे पहला कार्बन कौन सा होता है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है या तो एल्डिहाइड या कीटोन। अब क्योंकि हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो जो पहला कार्बन होता है जहां पर OH और H जो होता है ये रोटेट कर सकते हैं तो इसी को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो वो ग्लूकोज में जो पहला कार्बन होता है वो कौन सा होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है। अब हमें ये देखना होता है कि जो पहला कार्बन है यानी कि एनोमेरिक कार्बन है इस पे हमारा फ्रीली OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर फ्रीली प्रेजेंट है तो यानी कि रिड्यूस हो सकता है, तो इसीलिए हमने इसको रिड्यूसिंग शुगर बोला है। और भी ऐसे एग्जाम्पल जितने भी हैं डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड के, फ्रुक्टोज है और लैक्टोज है, मेल्टोज है, ये सभी रिड्यूसिंग शुगर शो करते हैं।
हम बोलते हैं कि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्या इनमें म्यूटा रोटेशन हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हो सकता है। जब OH और H है तो ये रोटेट भी हो सकते हैं। तो जब हम किसी भी ग्लूकोज यानी कि जो रिड्यूसिंग शुगर होता है हम उसको एक्वस फॉर्म में डालते हैं तो ये म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। ये और भी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के अदर ब्रांचेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए विद नोट्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक बटन प्रेस करें और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।